हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अपना टॉपिक है रीट 2023 या फिर आप इसे रीट 2024 भी कह सकते हैं। सबसे चर्चित विषय तो यह है कि सर काफी कुछ उम्मीदें हैं इस सरकार से। हालांकि सभी सरकारें अपने आप में अच्छी होती है, लेकिन एक अच्छाई उनकी ये होती है कि जाते जाते उनको भी एक उम्मीद होती है कि क्या पता अगली बार फिर से हम सत्ता में आए, और सत्ता में आना है तो वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे। उसके लिए जनता को लालच दिया जाता है, और हो सकता है कि आपको वो लालच ये दिया जाए कि कुछ भर्तियों की घोषणा कर दी जाए कि ये भर्तियां हम घोषित करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन का इंतजार है कि रीट की जो पात्रता परीक्षा है, रीट इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर सर नोटिफिकेशन आ भी है तो जिनका बीएसटीसी में इस बार सिलेक्शन हो रहा है, या जो बीएसटीसी सेकंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, या जिन अभी तक बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए हैं, ये क्या ये पात्रता परीक्षा दे सकेंगे? सबसे ज्यादा एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसकी बात करेंगे। सिलेबस क्या है सर, अगर हम एग्जाम दे सकते हैं तो किस प्रकार से क्या तैयारी करनी पड़ेगी, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या है इस साल जिन्होंने बीएसटीसी वगैरह दी उसके बारे में, क्योंकि विशेष रूप से अपने L1 की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप जैसे बीएसटीसी का एग्जाम दे देते हैं तो आपको लगता है कि आप मास्टर बन गए, लगना चाहिए, लेकिन ये एक गलतफहमी है बहुत बड़ी। बहुत से ऐसे व्यक्तियों को मैं जानता हूं जिनको बीएसटीसी किए हुए कई साल हो गए, लेकिन मास्टर का टैग अभी तक नहीं लगाया। अगर लगता है तो वो लगता है छात्र अध्यापक का। ठीक है, छात्र अध्यापक लगता है। हाँ, तो बीएसटीसी के बाद साथियों पहले क्या होता था, रीट का आपको एग्जाम देना पड़ता था। रीट दो प्रकार की होती है, एक L1 के नाम से जानी जाती है। कंप्लीट जानकारी मिलेगी, धैर्य है तो देखिएगा, वरना कोई बात नहीं। यहाँ अपने जल्दबाजी का काम नहीं है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो को 4 बार बनाना पड़े, ठीक है, वो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो रीट दो प्रकार की है, जिससे एक रीट लेवल 1 के नाम से जाना जाता है, दूसरा लेवल 2 के नाम से जाना जाता है। लेवल 1 का एग्जाम उनके लिए होता है जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है। जिसने बीएसटीसी कर रखी है वो रीट लेवल 1 का एग्जाम देते हैं। जिन्होंने बीएड कर रखी है, या जिसे आप पीटीटी कहते हैं, जिन्होंने पीटीटी कर रखी है वो लेवल 2 का एग्जाम देते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसा हो सकता है क्या कि हमने बीएसटीसी कर सकी हम लेवल 2 का एग्जाम दें? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या कि हमने बीएड या पीटीटी कर सकती है, हम लेवल 1 का एग्जाम देने। ये इनके बीच का बंटवारा है कि आपका साम्राज्य इधर वाला है, आपका इधर वाला है। तो जो भी जिसने भी बीएसटीसी कर रखी है, इनका क्या है, उनका है लेवल 1 का। तो पहले क्या होता था, सिर्फ ये रीट लेवल 1 का एग्जाम होता था, और इसके आधार पर, इसमें जो नंबर आए उसके आधार पर आपको नौकरी दे दी जाती थी। रीट में इतने नंबर आए हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, चलो आपको ज्वाइनिंग दे दी गई, आज से आप मास्टर। लेकिन यह बड़ी सत्य बात है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, कंपटीशन भी बढ़ता जाता है। आज से 10 साल पहले नौकरी लगना सरल था। सरल यूं नहीं था कि कुछ संसाधन बहुत ज्यादा हो गए थे, ये नहीं। संसाधनों का हालांकि अभाव था, आज आपके पास डिजिटल है, सारा कुछ है, किताबें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हम खुद पहले की दृष्टि से संपन्न हो चुके हैं। हो सकता है कि पहले के जमाने में लोगों के पास किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, आज आपके पास और भी बहुत कुछ खरीदने के पैसे हैं। तो साधनों का अभाव था, लेकिन पेपर का लेवल देखा जाए तो पहले का पेपर बहुत ईजी था। धीरे धीरे पेपर का जैसे जैसे हम विकसित हो गए, हमारे पास साधन बढ़ते गए, तो पेपर का जो लेवल है वो लेवल भी आगे आगे क्या है, बढ़ता गया। ठीक है, तो धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ता जाता। अब सरकार ने क्या कर दिया, ये फिल्टर कर दिया, इसको फिल्टर लगा दिया कि अब क्या है, ये एक फिल्टर है, छलनी है, इससे पात्रता का परीक्षण किया जाएगा। कोई व्यक्ति शिक्षक बनने के पात्र है या नहीं है, ये इसका पता चलेगा। अगर इसमें वो पास हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो मास्टर बनने के पात्र है। और पात्रता एक बार सिद्ध करनी होगी, बार बार आपको अग्नि परीक्षा नहीं देनी होगी। एक बार आपने पात्रता परीक्षा ले ली जीवन में, एक बार अगर आपने पास कर ली रीट, उसके बाद कभी आपको रीट नहीं देनी है। फिर आप क्या है, फिर आप सीधा अध्यापक भर्ती परीक्षा आएगी। अध्यापक भर्ती परीक्षा है, जिसे आप थर्ड ग्रेड कहते हैं, हालांकि थर्ड ग्रेड नाम हटा दिया गया है, अध्यापक भर्ती परीक्षा कहा जाता है। इसके एग्जाम में पास आ जाते हैं तो आपको क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो मुझे मेरे हिसाब से आपके जीवन की पहली सीढ़ी यह आएगी, बीएसटीसी में जैसे आपने सिलेक्शन ले लिया, पहली सीढ़ी आपके रीट आ रही है, उसके बाद आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की ओर जाएंगे। जब रीट ही पास नहीं हो तो अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना ही बेकार है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि इस चीज को टारगेट करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ये अपने आप हो जाएगी। जरूरी नहीं है, वो भी जाए नहीं भी हो जाए। इसमें जीके हार्ड लेवल का, इसमें जीके नॉर्मल सा है। साइकोलॉजी का इतना महत्व नहीं है, साइकोलॉजी का बहुत महत्व है। यहाँ विज्ञान पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले फोकस ये, इसका सिलेबस जब बच्चे से कवर हो जाए फिर आप इसका कर सकते हो। तो अपन बात करेंगे रीट के बारे में। तो सर अब रीट कब होगी, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करें कि न्यू रीट है, ये न्यू रीट आपकी कब आने वाली है। तो दोस्तों देखिएगा, काफी समय से संघर्ष चल रहा है इस रीट के विज्ञप्ति को जारी करवाने को लेकर। काफी समय से प्रयास हुए हैं कि रीट की विज्ञप्ति जारी की जाए। अब मेरे यहाँ पे इसके पास दो पक्ष है। ठीक है, अगर मैं चुनावी दृष्टिकोण से देखूं, ठीक है, एक तो है अपना चुनावी दृष्टिकोण। ठीक है, अगर चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिर्फ एक महीना आपको क्या है, एक माह आपको इंतजार करना है। एक माह कौन सा, ये सितंबर अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद किसी भी भर्ती की घोषणा नहीं हो सकती। तो सितंबर में अगर ये न्यू रीट आ गई
तो आपको देखने को मिल जाएगी। ये रीट आपको सितंबर के अंदर देखने को मिल सकती है, अगर ये प्रबल संभावना इसकी, क्योंकि कोई भी सरकार है वो जाते समय जरूर कुछ खुशखबरी देके जाएगी, इतना विश्वास रहता है। ठीक है, तो लगभग दोस्तों 70% ये माना जा रहा है कि इस रीट की घोषणा इसी सितंबर के अंदर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी जो 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसका कुछ कामकाज वगैरह चल रहा है, रिजल्ट आया, आप सभी को पता है, आप ज्वाइनिंग वगैरह मिलेगी, करेंगे, एक महीना भर इसमें चला जाएगा, उसके बाद कोई काम होने वाला है नहीं। तो वास्तविक से देखा जाए तो 2023 के अंदर रीट का होना संभव नहीं है। ठीक है, और दोस्तों ये अगर सितंबर के अंदर आ भी जाए फिर भी 2023 के अंदर इसका एग्जाम नहीं हो सकता, सिर्फ एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, एक उम्मीद आपको मिल जाएगी कि हाँ रीट होगी। बाकी इसका भी एग्जाम क्या है 2024 के अंदर ही होगा, पहले नहीं हो सकता। 2024 में देखो जनवरी फरवरी तक तो संभावना नहीं है, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी 2-4 महीने सरकार को संभलने में समय लगेगा। अप्रैल मई जून जुलाई लगभग आप मान के चलो 2024 आधा। ठीक है, जून जुलाई के आसपास के 2024 के अंदर जून जुलाई के आसपास आपको रीट का एग्जाम देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी आपके पास लगभग 6 से 8 महीने हैं बढ़िया तरीके से तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो सर अब देखो आपने ये कह दिया कि वास्तविक रूप से अगर 2023 में तो ये मानना है कि भर्ती आएगी नहीं, तो फिर भर्ती 2024 में आएगी, तो एग्जाम भी 2024 की सीधी बात है, जून जुलाई से पहले हो नहीं सकता, 6-7 महीने का तो समय मिलेगा, हालांकि एक साल का मिल जाता है, बट अपन इतना मान के चलते हैं। और अगर मान लिया चुनावी दृष्टिकोण से सितंबर के अंदर भी आ जाए तो भी 2023 में तो एग्जाम हो नहीं सकता, एग्जाम तो 2024 में वही जून जुलाई के आसपास होगा। हालांकि फरवरी मार्च कुछ लोग कह सकते हैं दोस्तों, फरवरी मार्च के अंदर सबसे पहली प्रबल संभावना यह है कि पहले 1st ग्रेड की भर्ती आएगी, उसके बाद 2nd ग्रेड और फिर रीट पात्रता और 2nd ग्रेड लगभग साथ में आने की संभावना है। ठीक है, तो पहले 1st ग्रेड पे ध्यान दिया जाएगा, तो इसका इतनी संभावना कब बढ़ती। तो कुल मिला के मेरा यहाँ पे ये मानना है कि आपकी रीट चाहे 2023 के इसी माह में आ जाए, भले इसी महीने में रीट की घोषणा हो या 2000 इस महीने में नहीं हो, फिर भी आपको रीट की पात्रता परीक्षा का जो एग्जाम है, रीट की जो पात्रता परीक्षा है, ये आपको पात्रता परीक्षा दोस्तों क्या है 2024 के अंदर लगभग जुलाई अगस्त के आसपास क्या है, जुलाई अगस्त के आसपास देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए सर अगर ये एग्जाम जुलाई अगस्त में होता है तो अब सबसे बड़ी बात है कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। यहां पे आपका सवाल आएगा कौन कौन इस एग्जाम को क्या कर सकता है, दे सकता है, क्योंकि आपके बीच में बहुत से गुट बन रखे हैं। एक तो जो नया नया युवा होता है ना, उसकी रगों का खून थोड़ा गर्म होता है, तो इस बार जिन्होंने बीएसटीसी का एग्जाम दिया वो सब नए नए युवा है, उनके रगों में खून दौड़ रहा है, सर उछाल मारा है तो ठीक है। तो उनकी सबसे पहली बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन बीएसटीसी 2023 में होगा, जिनका सिलेक्शन बीएसटीसी 2023 में होगा, क्या वो इस रीट का एग्जाम दे सकते हैं, तो बात की जाए उनकी। ठीक है, तो नए बच्चों को सावधान रहना चाहिए थोड़ा, क्यों 2023 में आपका सिलेक्शन होता है, 2023 और 24 वाला सेशन है, ये आपका 1st ईयर होगा। 2024 के इसी अगस्त सितंबर में जाते आपके एग्जाम होंगे और उस समय रीट का एग्जाम हो जाएगा, तो आप तो बीएसटीसी 1st ईयर में माने जाएंगे, और बीएसटीसी 1st ईयर वाले एग्जाम है वो रीट का नहीं दे सकते। ठीक है, ट्रायल के लिए ध्यान से सुनो बात, ट्रायल के लिए एग्जाम दे सकते हो, आप ये चेक करने के लिए एग्जाम दे सकते हो कि मैं रीट का एग्जाम फॉर्म भरता हूं, 1st ईयर में हूं, लेकिन चेक करता हूं मेरे कितने नंबर आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ट्रायल के लिए आप एग्जाम दे सकते हो, जिनका इस बार सिलेक्शन होता है आपको ये पता चला कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप फिर आपके मान लिया रीट में अच्छे नंबर आ जा रहा है, 3rd ग्रेड में भी हो गया, आप फिर हक जताओ देखो मेरे रीट में इतने नंबर आए, मुझे वैलिड घोषित करो। आप बीएसटीसी क्लियर किए हुए नहीं है, आपको वैलिड घोषित नहीं किया जाएगा, सिर्फ देखने के लिए प्रमाण पत्र, उसमें कुछ गलती करनी होगी एक लिखने के अंदर, वो गलती करके आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए एग्जाम दे सकते हो, बाकी नौकरी आपको इससे नहीं मिल सकती। हकीकत में आपकी जो बीएसटीसी पूरी हो जाए उसके बाद आपको एक रीट और देना होगा, वही वैलिड होगी। तो ये एग्जाम तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन ये वैलिड क्या है, वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, इस बार जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको बता दिया। उसके बाद अब दिक्कत है कि जिसका बीएसटीसी 2022 के अंदर सिलेक्शन हुआ है, जिसका बीएसटीसी 2022 के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उनके बारे में क्या बात है। तो दोस्तों बीएसटीसी 2022 वालों का एग्जाम हो जाएगा लगभग अक्टूबर के आसपास। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के अंदर क्या इनका एग्जाम हो जाएगा और फिर रिजल्ट भी आ जाएगा, मतलब जब तक ये रीट का एग्जाम होगा जुलाई अगस्त का, तब तक ये माना जाता है कि लगभग क्या इस बार इनका एग्जाम हो गया अक्टूबर नवंबर का। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये आ गए 2nd ईयर में, और जो बंदा 2nd ईयर के अंदर अपीयरिंग है, जो 2nd ईयर में अपीयरिंग है, वो दोस्त के लिए वैलिड माना जाता है, वो वैलिड है। 2nd ईयर के अंदर आप पढ़ रहे हो, 1st ईयर का आपका रिजल्ट आया हुआ है और रीट की भर्ती आती है, आप एकदम रीट के लिए एलिजिबल हो, वैलिड हो, अगर आपके रीट में अच्छे नंबर आते हैं आपको पात्र घोषित किया जाएगा। शर्त यह है कि जब आपके 2nd ईयर का रिजल्ट आता है और इस रीट का रिजल्ट आता है, तो रीट के रिजल्ट से भले ही 1 घंटा पहले आए, भले ही 10 मिनट पहले आए, रीट के रिजल्ट से पहले आपका 2nd ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। और रीट के रिजल्ट आने में देखो क्या ये फिक्स है क्या कि जून जुलाई अगस्त के अंदर ये एग्जाम होगा, हो सकता है ये अगस्त सितंबर में चला जाए, और अगस्त सितंबर में चला जाए तो अगले साल अगस्त सितंबर के अंदर तो आपके 2nd ईयर का एग्जाम भी हो जाएगा। मान लिया 2nd ईयर का एग्जाम भी हो गया, रीट का एग्जाम भी हो गया, दोनों के साथ साथ थोड़ी आएगा, 2nd ईयर वाले रिजल्ट तो जल्दी आ जाते हैं, रीट का तो काफी लेट रिजल्ट आता है। तो कुल मिला के आपके एलिजिबल होने की पूरी 80% संभावना बनती है, 80 से 90% संभावना बनती है कि आप आने वाली रीट के अंदर योग्य है। आप आज से ही रीट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और बाकी जो 21-20
ये वाले योग्य है तो इनसे नीचे वाले जो 21 के है 20 के वो सारे के सारे क्या है योग्य है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बात आपको समझ में आ गई। आपकी 80 से 90% संभावना, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए कि रीट जल्दी करा दी जाए तो आप बाहर हो सकते हैं, बाकी 100% ये संभावना बनती है। ठीक है, ये 10% में मेरी सुविधा के लिए छोड़ रहा हूं कि आप ये नहीं कहोगे सर आपने कहा था योग्य, हम योग्य नहीं हुए, उसलिए छोड़ रहा हूं, बाकी पूरा विश्वास है कि आप इसके अंदर योग्य होंगे। तो आपको अभी से क्या करनी है, रीट की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, और जो इनका 2023 में हो रहा है इनको भी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको पता होगा, आपने एक बार रीट का टेस्ट दिया होगा, तो अगली बार जैसे ही आप योग्य होंगे एकदम मौके पे चौका मारोगे, आपका रीट के अंदर जैसे सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आप क्या है एक बार टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे 85-90 के आसपास बैठ रहे, फिर आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, रीट आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं रीट के सिलेबस की। अच्छा सर, अगर हम आज से रीट की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारा रीट का क्या सिलेबस होगा? तो देखो, आप सभी बीएसटीसी वाले हैं, बीएसटीसी वाले होते हैं रीट L1 के, तो L1 के सिलेबस की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं कि रीट L1 के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रीट L1 बीएसटीसी वाले ऑलराउंडर माने जाते हैं। ठीक है, L2 है उनका कोई एक विशेष सब्जेक्ट होगा, जैसे हो गया, साइंस हो गया, लेकिन L1 वाले ऑलराउंडर माने जाते हैं। आप ऑलराउंडर हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपका सिलेबस होता है, कुल प्रश्न आपके पूछे जाते हैं दोस्तों 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और इनके जो अंक होते हैं वो अंक कितने होते हैं? 150 नंबर का आपका क्या होता है, पेपर होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होता है। देखो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीजें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। एक समय था जब रीट के आधार पर नौकरी मिलती थी, और आज समय है कि रीट के आधार पर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक प्रमाण पत्र मिलता है कि तो मास्टर बनने के लायक है, और कुछ नहीं मिलता। तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग कर दे, लेकिन फिलहाल तक क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसके अंदर ये जो 150 नंबर है, इस 150 नंबर में से एक बार इसमें सिर्फ पास होना है, इस रीट के अंदर सिर्फ पास होना है। ठीक है, ज्यादा नंबर आए कम नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक निश्चित नंबर है उतने आ जाने चाहिए। 100 में से 150 में से 85 नंबर आपके आ जाते हैं ना, ये इतना मान के चलना, 150 में से 85 नंबर आ जाते हैं, आप पास हो जाते हैं। उसके बाद जीवन में आपको दोबारा रीट देने की आवश्यकता नहीं है। आप रीट में पास हो गए, सरकार ने आपको कह दिया कि आप मास्टर बनने के लायक हैं, क्योंकि अध्यापक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तब हमसे पूछा जाता है कि तुम अध्यापक बनने के लायक मानता है खुद को, क्या प्रूफ है तेरा इसके पास? तो वहां पे हम बताते हैं कि देखो साहब, हमने रीट दिया था और रीट में ये हमारे इतने नंबर आए, आपने हमें पास किया है, आपने कहा कि मैं अध्यापक बनने के लायक हूं, तब कहते हैं हाँ अब तो अध्यापक भर्ती परीक्षा में फॉर्म भर सकता है। तो एक बार जीवन के अंदर क्या है, पास करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये अंक होते हैं 85 के, आराम से आ जाते हैं अगर थोड़ा सा भी अच्छे प्रकार से पढ़ा जाता है। इसके सिलेबस की बात करते हैं, इसका सिलेबस क्या क्या है। तो साथियों, एक तो होता है शिक्षण, बाल विकास व शिक्षण शास्त्र, जिसे आप मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, बाल विकास, रीट के बारे में अब मैं दोबारा आपको कभी नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना अच्छे से क्या है, पढ़ लेना। ठीक है, बाल विकास व शिक्षण शास्त्र, जिसे आप नॉर्मल भाषा में कहते हैं साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। ठीक है, क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान। जितना अपन ने बीएसटी के लिए पढ़ा है ना, आधा तो नहीं कह सकते, लेकिन 25% के आसपास लगभग इसमें आ जाएगा। वही अधिगम आएगा आपके इसके अंदर, शिक्षण आएगा, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान आएगा, सतत व व्यापक मूल्यांकन आएगा। बीएसटीसी में हमने उनको ऊपर से पढ़ा, यहाँ पे डिटेल में आएगा। बीएसटीसी में अपने अधिगम 3 दिनों में खत्म किया, तो यहाँ पे लगभग हो सकता है 7-8 दिनों में खत्म हो, तो वही है, बाकी इतना कुछ नहीं, 7-8 दिन नहीं, 10-12 दिन लग जाए। ठीक है, वो है, दूसरा कुछ नहीं है, लेवल हार्ड होगा इसके। दोस्तों, ये एक आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है यहाँ पे गणित, गणित विषय प्लस गणित की शिक्षण विधियां। गणित विषय प्लस गणित की क्या आती है, शिक्षण विधियां। गणित पढ़ाते कैसे हैं? अब देखो, अब शिक्षण विधियां क्या होती है उसके बारे में बताऊं। गणित का मतलब क्या है? गणित का मतलब तो आपके गणित के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के इस कोण का मान 60 डिग्री है, इस कोण का मान भी 60 डिग्री है, तो बताओ इस कोण का मान कितना होगा? ये वाले ऐसे प्रश्न, ये तो प्योर गणित है। क्या गणित है? प्योर गणित है। और शिक्षण विधियां, गणित पढ़ाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, गणित विषय की प्रकृति क्या है, गणित विषय के शिक्षक के रूप में आप में क्या गुण होने चाहिए, क्या चिंतन होना चाहिए आपके अंदर, वाले प्रश्न आएंगे गणित के बारे में, उसको कहा जाएगा गणित की शिक्षण विधियां। तो इसके 30 प्रश्न आते हैं, तो संभावना ये बनती है कि 20% तो ऐसे आ जाते हैं प्योर गणित के, फिक्स नहीं होता, ये अनुमान होता है। ठीक है, जैसा पिछले वर्षों से होता आ रहा है। ठीक है, 20% लगभग इसके आ जाते हैं, 10% शिक्षण विधियों के आ जाते हैं। तो ये घबराना नहीं है कि गणित आएगी, 20 ही आने वाले हैं। ये 10 तुम सही कर सकते हो, इस 20 में से 10 सही कर सकते हो कम से कम, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भी 110 नंबर आते हैं कम से कम। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो गणित की शिक्षण विधियां और गणित ये आपसे पूछा जाएगा। तीसरा दोस्तों, आपके बारे में जीके आता है। ठीक है, जीके बहुत ही नॉर्मल लेवल का होता है, जो आप राजस्थान जीके पढ़ते हैं, ये इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन में नॉर्मल सा जीके होता है, ऐसा जीके पूछा जाता है। जीके में वे प्रश्न पूछे जाते हैं जो काफी फेमस है, नॉर्मल से आराम से आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा है पर्यावरण अध्ययन। क्या विषय का नाम है? पर्यावरण अध्ययन, जिसे आप जीके कहते हैं। क्या कहते हैं? जीके कहते हैं। और चौथा विषय दोस्तों आपके बीच में आता है भाषा का। चौथा विषय होता है जिसमें आपको कोई एक भाषा चुननी होती है, जिसे भाषा फर्स्ट कहा जाता है। और पांचवा विषय आता है जिसमें आपको कोई दूसरी भाषा सुननी होती है, जिसे भाषा सेकंड कहा जाता है। भाषा फर्स्ट आएगी, देखो इसमें भी शिक्षण विधियां आएगी। ठीक है,
पर्यावरण अध्ययन प्लस पर्यावरण की शिक्षण विधियां, भाषा फर्स्ट प्लस भाषा की शिक्षण विधियां, भाषा सेकंड प्लस भाषा की शिक्षण विधियां, यानी कि आप जो भी विषय लेंगे उसकी शिक्षण विधियां साथ में आएगी ही आएगी, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको क्या है ध्यान रखना है। तो देखो अब सर ये भाषा वाला क्या लफड़ा है, भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड, दो भाषाएं आपको कोई भी चुननी होगी, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, ठीक है, जितनी तो मुझे याद नहीं है। प्रत्येक भाषा का आपके पास विकल्प होगा, क्योंकि बाहर के बच्चे हैं वो भी रीट का एग्जाम देने आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति की भाषा होगी, जो आपको अच्छी लगे दो भाषाएं वो ले लो। आप कहोगे सर मैं तो एक हिंदी ले लूं और एक अंग्रेजी ले लूं तो चलेगा, आपको कि मैं तो एक संस्कृत ले लूं और एक हिंदी ले लूं तो भी चलेगा। जो आपको अच्छी लगे वो दो भाषाएं आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं कि एक भाषा आपने हिंदी ले ली, ठीक है, और एक भाषा आपने कौन सी ले ली जो बेसिकली ज्यादा लोग लेते हैं, संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पे ये संभावना बनती है कि लगभग 15 क्वेश्चन तो आपके सीधे हिंदी व्याकरण के पूछे जाएंगे, और 15 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि हिंदी को पढ़ाना कैसे है, बच्चों को क्या क्या नियम है, हिंदी पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां हैं, कोई कविता आई है उसको आप बच्चों को कविता पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां होती है, वाचन क्या होता है, द्रुत वाचन क्या होता है, मौन वाचन क्या होता है, ऐसे आपके बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट ये है ना, ये मजे की चीजें होती है। शिक्षण विधियां बहुत कम होती है, नंबर बहुत ज्यादा आते हैं और गलत भी नहीं होती है। 10-12 पेज की शिक्षण विधियां हिंदी की, 15 प्रश्न आते हैं सीधे। 7 पेज होंगे, 6-7 पेज की संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं, 15 प्रश्न आते हैं सीधे, वो वाला है। ठीक है, और संस्कृत डरने की आवश्यकता नहीं, टॉपिक फिक्स है। एक प्रश्न घड़ी के टाइम का पूछेगा, एक आपको लकार चेंज करने का कहेगा, एक विभक्ति से पूछेगा, फिक्स है। एक खाली जगह का पूछेगा, सुक्ति का आएगा, वाच्य परिवर्तन का पूछेगा, फिक्स टॉपिक है कि यहां से एक प्रश्न आता है, वो टॉपिक क्लियर, वहां से आपका एक नंबर क्लियर है। ठीक है, तो बहुत इजी सच रहेगा ये है। तो देखो यहाँ पे आपको बताया जाए तो 30 क्वेश्चन किसके आएंगे, आपके मनोविज्ञान के आएंगे, जिससे आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ते थे ना बीएसटीसी में, उसका थोड़ा हार्ड रूप आएगा मनोविज्ञान। ठीक है, गणित के शिक्षण विधियां तो 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, लगभग माना जाता है कि 20 क्वेश्चन आपके प्योर गणित के आ जाते हैं और 10 क्वेश्चन आपके क्या है, शिक्षण विधियों के आ जाते हैं। चेंज होता रहता है, हो सकता है इसके 18 आ जाए, इसके 12 आ जाए, लेकिन ये वाला पोर्शन ज्यादा रहता है, ये वाला कम रहता है। पर्यावरण अध्ययन के 7-8 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, और बाकी क्या है उसके आएंगे, तो इसमें भी शिक्षण विधियां हैं, तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन इसके भी होते हैं। कभी 20 जीके के आ गए, 10 शिक्षण विधियों के आ गए, कभी 25 जीके के आ गए, 5 शिक्षण विधियों के आ गए। ठीक है, और भाषा है तो इसके भी क्या है 15, जैसे हिंदी की व्याकरण के आ गए 15, हिंदी पढ़ानी कैसे वैसे आ गए 15, संस्कृत व्याकरण के आ गए 15, संस्कृत पढ़ानी कैसे वो आ गए। ठीक है, ये आपका कुल मिलाकर 150 नंबर का क्या है दोस्तों पेपर रहता है। ठीक है, ये वाला आपका क्या रहता है 150 नंबर का पेपर रहता है। इतना मैं विश्वास कर सकता हूं। 15 दिन की साइकोलॉजी है, 5-7 दिन की गणित है, फिर भी मैं 15 दिन गणित में मान लेता हूं, आपके महीना हो गया, और ये है 5-5 दिन या 10-10 दिन की मान लो, 20 दिन की ये है, फिर भी मैं इसको 30 दिन मानता हूं, 2 महीने ये हो गए, महीने का चुके 3 महीने की तैयारी करके इसके अंदर 140-130 का स्कोर आराम से किया जा सकता है। टारगेट आपको हमेशा ऊंचा ही रखना है, यूं नहीं कि 85 नंबर लाने हैं तो मैं तो 85 लेके आऊंगा, मेरे को 86 नहीं लाने, नहीं ऐसा नहीं करना, मैंने 86 नहीं लाने, तेनों 86 लाने हैं। ठीक है, टारगेट हमेशा ऊंचा रखना, लेकिन इसके लिए दोस्तों 3 से 4 महीने की तैयारी पर्याप्त है। बस 3 से अगर 4 महीने की आप तैयारी करते हैं ना, वो तैयारी क्या है पर्याप्त है। तो आपको क्या, ये तो सर हम तो रीट की घोषणा होगी, तो अच्छे प्रकार से जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।